हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सर डिबेंचर्स। सीएमए रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है और हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स का हमारा डे 2 है। हम आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें मैं आज थेरी पढ़ूंगा। पहले थेरी ऑफ रिडम्पशन पूरा हम पढ़ेंगे, फिर हम मेथड्स ऑफ डिबेंचर्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एक दो मेथड्स काफ़ी डिटेल में देख लेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम आज देख लेंगे। और कल जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि दो मैं मेथड्स बताऊंगा, एक है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और एक मैं बताऊंगा सिंकिंग फंड मेथड। क्लियर है, वो कल के लिए मैंने रखा हुआ है, बहुत डिटेल में कल हम उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट वीडियो लाइक कर लो, वीडियो फटाफट लाइक कर लो। चलो, अटेंडेंस कैलकुलेटर भी साथ में रख लेना भाई, आज कैल्सी के बिना काम नहीं होने वाला। कैल्सी बहुत चाहिए और जगह जगह जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको चार्ट्स डायग्राम बनाऊंगा और आपको साथ साथ में बनाते जाना है। और अगर आप नहीं बना पाए साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ऐप पे मैं आपको दे दूंगा सारे स्क्रीनशॉट्स। क्लियर है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। इंश्योर करिए कि आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो गए हो। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हुआ तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरा कमेंट मिलेगा जिसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ठीक है, और आई होप, आई अज्यूम कि आपके पास मेरे रिवीजन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, वो मेरे वेबसाइट पे भी हैं, वो मेरे ऐप पे भी हैं और वो आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, इवन जो वीजी स्टडी हब का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पोस्ट कर दिया है और हर जगह हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। क्लियर है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे आ गए हैं, मेरे टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएगा। क्लियर है, पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, पूरी सीरीज के सारे वीडियोस के लिंक डले हुए हैं, पूरी सीरीज में जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सब उसमें भी डले हुए हैं। तो सब टेलीग्राम में अगर आप आ गए तो आपको हर चीज मिल जाएंगी। क्लियर है, चलिए सर, और टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप आ चुके हो, आई होप आप आ चुके हो और आप कमेंट करके बता दो फटाफट। ठीक है, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपनीज एक्ट की थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो जो काम का है मैं आपको समराइज्ड वे में बताऊंगा, एमसीक्यू में कैसे पूछ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो कंपनीज एक्ट में आपका है सेक्शन 71, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट और शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। क्लियर है, तो वो सब आपको पता होगा। चलिए, अ कंपनी प्रपोजेस फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर शुड टेक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स ईदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हम ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पढ़ चुके हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आप इसको कहते हो, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर आप इशू कर सकते हो, तो दिया ही है। ठीक है, एसआर इन जीएम में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर कुछ रूल्स दिए हैं कंपनीज एक्ट के। रिडम्पशन पीरियड कितना होगा, मेनली हम जो भी पढ़ेंगे वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए होगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में ज्यादा कंपनीज एक्ट रेगुलेट नहीं करता है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे ही पूरा कंपनीज एक्ट का फोकस है। तो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपको ध्यान देना है कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए ही है। ठीक है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन बी इशूड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ठीक है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का टेनोर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 ईयर्स, उससे ज्यादा का मेच्योरिटी का डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली कंपनी हो, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसी हो, एनबीएफसी में क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो सब आप एसबीईसी में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तीन अगर कैटेगरी में आते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप कैरी आउट करते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस देने का आपका काम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली कैटेगरी वाली आप एनबीएफसी हो, तो आपके लिए लॉन्गर टेनोर वाले डिबेंचर्स भी अवेलेबल हैं। आप एक्सीडिंग 10 ईयर्स वाले भी डिबेंचर इशू कर सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। मतलब इन तीनों के लिए अप टू 30 ईयर्स तक की लिमिट है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस दे रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसी है,
तो इनके लिए 10 ईयर्स नहीं है, वो इनके लिए लिमिट कितनी है 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स के डिबेंचर्स ये टाइप के कंपनीज इशू कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया 10 और फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है डेफिनेटली। फिर एक क्रिएशन ऑफ चार्ज, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर है तो ऑफ कोर्स आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड है तो चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए है। सच एन इशू मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर का इशू shall be secured by creation of charge on the property to assets of the company or its subsidiaries or holding company or associate company। ग्रुप कंपनीज में कोई भी कंपनी के एसेट या प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, अलाउड है, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। क्लियर है? हैविंग अ वैल्यू विच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जितना अमाउंट है उतना उसका कवरेज होना चाहिए, उतना एसेट पे चार्ज आपको क्रिएट करना है। क्लियर है? फिर है कि आपको कुछ सर्कमस्टांसेस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो भी दिया है कि कंपनी शैल अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है? पब्लिक इशू आप कर रहे हो, पब्लिक इशू अगर आप कर रहे हो ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले एंड नॉट लेटर देन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है? एक रेंज दिया आपको कि इस रेंज के दौरान आपको ट्रस्टी अपॉइंट कर लेना है अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो। क्लियर है? पब्लिक इशू कर रहे हो तो रेंज क्या है, बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब नॉर्मली प्रोस्पेक्ट इशू करने के पहले ही आपको कर लेना चाहिए, लेकिन लेट से लेट कितना, लेट से लेट कितना, विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के विद इन 60 डेज के अंदर तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इशू कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर है? और जब भी आपने ट्रस्टी अपॉइंट किया है तो आप चार्ज किसके फेवर में रजिस्टर करोगे, ट्रस्टी के नाम पे। क्लियर है? तो वो भी दिया है। क्रिएशन ऑफ चार्ज इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी, द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है? फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है? आप काय पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट, ये तो पढ़ लिया था, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरेवर सिचुएटेड, और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है? प्रॉपर्टी में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप को ओनर हो, पूरा ओनरशिप आपका है तो भी चलता है, या अगर आप उसमें को ओनर हो या कोई और टाइप से आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो आप वो भी उस पर भी मतलब चार्ज क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? फिर इन केस ऑफ एनबीएफसी चार्ज में बी क्रिएटेड ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अलग अलग देखो दिए ऑप्शन, कोई काम का नहीं है इतना आपको अकाउंट्स में। In case of any issue of debentures by government company which is fully secured by guarantee of central or state government or both, requirement of creation of charge shall not apply। ठीक है? ये रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है? कि अगर क्या है, इशू गवर्नमेंट कंपनी का है, गवर्नमेंट कंपनी का इशू है और गवर्नमेंट ने उसका इंटरेस्ट और रीपेमेंट का गारंटी दिया हुआ है, तो फिर चार्ज क्रिएट करके क्या फायदा, सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट की गारंटी काफी है, तो अलग से और चार्ज क्रिएट करके क्या फायदा, तो वो रिलैक्सेशन वहां पे दिया हुआ है। ठीक है? इन केस ऑफ लोन टेकन बाय सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द चार्ज और मॉर्गेज अंडर दिस सब रूल में ऑल्सो बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये भी दिया है, बेटा लोन ले रहा है तो बाप के एसेट्स पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब प्रॉफिट्स को आपको सेट असाइड करना है। अपन ने यही पढ़ा है फर्स्ट कल जो चैप्टर पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा, उसमें मैंने यही बताया कि ये डेट है सर, डेट का रीपेमेंट है, आपको पता है कि इतने साल बाद इतना पैसा आपको रीपे करना है, तो आप हर साल क्यों नहीं जमा करते। तो सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन क्या हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। अब सोर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब आप मॉनिटरी वे में उसको पे कर रहे हो। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो शेयर्स में, फिर आपको फंड्स की जरूरत क्या है, फंड्स की जरूरत पड़ती कब है, जब आप मॉनिटरी वे में उसको रीपे कर रहे हो, भले आप लमसम में करो या भले आप इंस्टॉलमेंट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे की जरूरत कब पड़ती है, जब आप मॉनिटरी वे में रिडीम कर रहे हो। क्लियर है? तो उसमें दो होते हैं, एक है आउट ऑफ कैपिटल, कि आप लोन लो या कहीं से पैसा अरेंज करो, या तो आप शेयर्स इशू करो या तो आप कहीं और से बैंक लोन लो, कहीं से भी आप पैसा अरेंज करो। प्रॉफिट्स के अलावा, प्रॉफिट के अलावा कहीं से भी आप पैसा लाते हो तो उसको कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल।
पैसा कहीं से भी आप लाते हो नॉर्मली कैपिटल से ही लाएंगे ना भाई। नॉर्मली कहां से पैसा आएगा? अगर आपको डेट रिडीम करनी है, डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो आप ओनर से ही पैसा मांगोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस आप इशू करोगे और वही पैसा यहां से इसके लिए रिडम्पशन के लिए यूज करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, आउट ऑफ कैपिटल ले सकते हो, पर लॉ में आप पढ़ोगे कि कुछ टाइप के एंटिटीज को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अगर आप क्रिएट कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हो, मतलब रिडम्पशन प्रॉफिट से हो रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे दो मेथड्स होते हैं कि आप कमाई को जमा करते जाओ हर साल और फिर वो कमाई जो जमा हो रही है बाय वे ऑफ डीआरआर उसको यूज करके आप रिडम्पशन करो, या आप कैपिटल में से डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो। क्लियर है? तो दो ऐसे तरीके होते हैं, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली ऐसे दो तरीके होते हैं। क्लियर है? तो अब लॉ बताएगा कि किसको कितना डीआरआर बनाना है, ठीक है। ये मैंडेटरी लॉ का प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम, वॉलेंटरीली आपको क्रिएट करना है। आप लॉ में मैंडेटरी नहीं हो पर फिर भी आपको क्रिएट करना है, किसी ने रोका नहीं है आपको, वॉलेंटरीली आप एडॉप्ट कर सकते हो। हम पढ़ रहे हैं कि लॉ किसके किसके ऊपर मैंडेटरी प्रोविजन ला रहा है और अगर उसने क्रिएट नहीं किया तो फिर उनको पेनल्टी लगेगी। क्लियर है? तो ये सब दिया हुआ है, ध्यान दो। When debentures are issued by company, the company shall create DRR, debenture redemption reserve, out of the profits of the company and shall not be utilized by the company except for the redemption। मतलब ये स्पेसिफिक रिजर्व है। DRR क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है, एक ही पर्पस के लिए यूज होती है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप कोई और लॉस सेट ऑफ करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर है कि सर कितना करना है और किसको किसको ये बनाना है, ठीक है, ध्यान दो। अब इसी को मैंने एक टेबल में आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। इवन कंपनी लॉ भी आपका पेपर है अगर, तो ये कंपनीज एक्ट में भी लागू होता है, ठीक है, तो वो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक माइनर करेक्शन है, वो मैं आपको टेबल पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। ये जो क्लॉज 5 है ये आप कट कर दो, ठीक है। ये क्लॉज में अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो मैं शायद अपडेट करना भूल गया हूं। तो वो क्लॉज क्या है? वो क्लॉज ये है, ठीक है। ये क्लॉज आपको लिखना है, मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं फुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 5th क्लॉज आपको इस तरह से मैं टेबल के थ्रू ये पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम के अंदर भी दे दूंगा। और ये जो मेरे रिवीजन नोट्स है, मेरी सीरीज खत्म होने के बाद इसमें मैं जो भी अपडेशंस करूंगा, एडिशंस करूंगा, वो फाइनल जो मैं कॉपी आपको दूंगा एट द एंड ऑफ माय रिवीजन सीरीज, उसमें भी अपडेट मैं कर दूंगा। क्लियर है? तो ये आप सेफर साइड स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्लियर है? चलिए, तो ये एक क्लॉज है। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया है जो आपके मॉड्यूल में दिया ही नहीं है, वो भी कट कर दो, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में आपके मॉड्यूल में दिया ही नहीं है, पर मैंने लॉ का पूरा कॉपी पेस्ट किया टेबल, तो वो आ गए, मेरा ध्यान नहीं था, तो ये आप कट कर दो। अकाउंट्स में ये आपको नहीं आते, इसलिए मैं ये कवर करने वाला नहीं हूं, और फाइनल कॉपी में ये मैं रिमूव कर दूंगा। क्लियर है? तो हम पूरा अभी ये डीआरआर और डीआरएफ ऐसे दो कंसेप्ट पढ़ेंगे बाय वे ऑफ टेबल, बहुत ही समराइज्ड वे में आपको बताऊंगा। अब लॉ में इसका क्वेश्चन आ सकता है, पर अकाउंट्स में मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन बनता है। बस जहां जहां नंबर है, वैल्यू है, वो क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है। डिटेल जो रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन देके जो पूछी जा सकती है, वो सब लॉ में आएगा। अकाउंट्स में मेरे हिसाब से एमसीक्यू में बनता नहीं है। क्लियर है? चलिए, पर फिर भी हम तो पूरा ही पढ़ेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको टेबल के थ्रू ये पूरा पढ़वाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेबल है, ये आपका पूरा टेबल है। अब आपको पूरा दिखे, रीड करते आपको आए, मैं फुल स्क्रीन करके ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, पहले तो दो रिक्वायरमेंट्स है, एक है डीआरआर और एक है डीआरएफ। डीआरआर क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व है जो प्रॉफिट से बनती है। कौन से प्रॉफिट्स? फ्री प्रॉफिट्स, जो आप जहां से भी डिविडेंड बांट सकते हो, वो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? फ्री प्रॉफिट्स। तो वहां से आपको हर साल डीआरआर क्रिएट करना होता है। क्लियर है? तो डीआरआर क्रिएट करने के लिए ये प्रोविजन होती है। अब एक होता है डीआरएफ। अब यहां मैं डायरेक्शन बदल रहा हूं, जो अपन सिंकिंग फंड और सब में पढ़ेंगे, कि सर मैं रिजर्व तो बना लूंगा, रिजर्व सेट असाइड कर लूंगा, ताकि वो प्रॉफिट्स में कहीं और यूज ना करूं, और मैं ब्लॉक कर दूं फंड्स को इसके लिए। पर रिजर्व तो सर नॉन कैश होती है, रिजर्व तो सिर्फ बुक में होती है ना। अगर मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट को ट्रांसफर करके डीआरआर में रखा, मेरा कैश तो वहीं के वहीं है,
कुछ समझ में आ रहा है? प्रॉफिट सेट असाइड करने से फंड सेट असाइड थोड़ी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, रिजर्व अलग है, फंड्स अलग है। तो अगर लॉ आपसे डीआरआर कह रहा है, वो तो सिर्फ एक बुक एंट्री है, वो सिर्फ एक बुक एंट्री है, उससे क्या होगा, आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे। यस, उससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप डीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, लेकिन आप बिजनेस में कहीं और तो यूज कर पाओगे ना उसको। कुछ समझ में आ रहा है? यस, उससे एक फायदा ये होगा कि आप जो भी प्रॉफिट्स हैं अगर आप सेट असाइड कर रहे हो तो आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, डिविडेंड के लिए उतना प्रॉफिट कम बचता है और आप उससे डिविडेंड नहीं बांट पाओगे। ये फायदा डीआरआर से होता है। लेकिन सर मेरे पैसे तो जमा ही नहीं हो रहे, मेरे पैसे तो जमा नहीं हो रहे ना, मैं तो वो पैसा बिजनेस में यूज करते जाऊंगा, चलो डिविडेंड नहीं बांट पाया, अरे लेकिन मैं फिक्स्ड एसेट में लगा दूंगा, मैं एक्सपेंसेस में लगा दूंगा, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं लगा सकता हूं। तो सर फंड्स कैसे जमा होंगे? तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, डीआरएफ, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फंड कि आपको कुछ पैसा सेट असाइड करना है, पैसा, फंड्स नहीं, मतलब रिजर्व नहीं, पैसा, एक अलग बैंक में उतना पैसा आपको जमा करना है। क्लियर है? तो लॉ ने क्लियरली दोनों को अलग अलग किया है, लॉ ने दोनों को अलग अलग माना है, लॉ ने दोनों को अलग अलग माना है। तो यहां से कंफ्यूजन चालू होगा कुछ बच्चों के लिए, ठीक है? तो लॉ ने दोनों को अलग अलग माना है और दोनों रिक्वायरमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल रही है। ऐसा नहीं कि डीआरआर बनाना है तो डीआरएफ भी बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉ ने दोनों को अलग अलग माना है कि फंड किसको, मतलब रिजर्व किसको क्रिएट करनी है और एक्चुअल पैसा किसको जमा करना है। क्लियर है? तो इसीलिए दो अलग अलग टेबल्स हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और दोनों को याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको फुल स्क्रीन दे देता हूं, ठीक है? मेरी शक्ल से आप वैसे ही परेशान हो गए होंगे, कुछ समय के लिए आपको भी आराम मिलेगा। चलिए, तो डीआरआर एंड डीआरएफ, ठीक है? सबसे पहला कैटेगरी जो लॉ ने बनाया दैट इज एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है? एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी एक पूरी लिस्ट होती है, आरबीआई एक्ट में दी हुई है और उसमें आई थिंक 21 या 22 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है? सबके नाम आपने सुने ही होंगे, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर है आईडीबीआई, फिर है नाबार्ड, सिडबी, ये बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाम से आरबीआई ने नोटिफाई कर रखे हैं, कुछ तो एक पर्पस के लिए। फिर है एंड बैंकिंग कंपनी, ठीक है? तो ये पहला कैटेगरी है, एआईएफआई एज पर आरबीआई एक्ट, और जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, मतलब कंपनी स्ट्रक्चर में है और बैंकिंग बिजनेस में है, बैंक है वो, तो इन दोनों को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इनको सीधे सीधे माफ किया है। अब जो जो क्लॉज के तहत ये हो रहा है वो मैं आपको दिखाते जाता हूं, मैप करते जाएंगे अपन। क्लियर है? तो पहले तो कुछ कंडीशंस है, अपने बाद में पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान दो, यहां से स्टार्ट होता है लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स शैल बी एज अंडर। क्लियर है? तो पहला है कि एआईएफआई रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी, ठीक है? ये पहला कैटेगरी हो गया। तो ये पब्लिक इशू करें या प्राइवेट प्लेसमेंट करें, डिबेंचर का ये पब्लिक इशू करें या प्राइवेट प्लेसमेंट करें, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो ये पहला है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है? दोनों में इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में पहले कंपनीज है, रेगुलेटेड है ऑलरेडी, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट अलग से होता है। क्लियर है? फिर है सेकंड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एआईएफआई नहीं है। ठीक है? जो आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में, क्या नाम से? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे पीएफआई जो एआईएफआई में नहीं है तो उनके लिए सेपरेट क्लॉज है, डीआरआर शेल बी एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। ठीक है? यानी कॉपी पेस्ट बोला है लॉ ने कि जो भी एनबीएफसी के लिए आप नीचे पढ़ोगे, जो भी आप एनबीएफसी के लिए नीचे पढ़ोगे वो पीएफआई के लिए भी सेम वे में अप्लाई होगा। क्लियर है? कॉपी पेस्ट लॉ ने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। पीएफआई के लिए जो भी होगा वो जो एनबीएफसी के लिए नीचे दिया हुआ है वही उन पे अप्लाई होगा। क्लियर है? और एनबीएफसी पे सर क्या होगा, वही तो नीचे पढ़ना है, वही तो नीचे पढ़ना है। ठीक है? तो वो आप पढ़ेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया है, वो मैंने लिख दिया है कि यहां एनबीएफसी वाले रूल्स अप्लाई होंगे। और थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, ध्यान दो, क्लॉज 3। तो पहला उसमें है लिस्टेड कंपनी। ये कैटेगरी पूरी किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी। जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग ना हो इसलिए लिखा हुआ है अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी, क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी कवर्ड है।
ओवरलैपिंग ना हो इसलिए उन्होंने यहां से हटा दिया है। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है और जो AIFI नहीं है, ठीक है, उनके लिए लागू होता है। तो ये लिस्ट जो है वो क्या बताती है कि कब कब आपको DRR नहीं बनाना है। नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। कब कब, पहला, अगर वो पब्लिक इशू कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी, और वो पब्लिक इशू कर रही है, तो उसमें दो कैटेगरी बनाई गई है। पता नहीं क्यों बनाई है, क्या पर्पस था उसका, बस वही NBFC एंड HFC को अलग कर दिया गया है, पर रिक्वायरमेंट सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो उसमें दो कैटेगरी बनाई गई है कि फॉर NBFC एंड फॉर HFC, फॉर NBFC एंड फॉर HFC, ये पहला लिस्ट है। मतलब इनको अगर ये पब्लिक इशू कर रहे हैं, अगर ये लिस्टेड कंपनी है और अगर ये पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, तो इनको भी DRR बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और लिखा ही है फॉर अदर लिस्टेड कंपनी। तो NBFC HFC के अलावा भी जो लिस्टेड कंपनी है उनको भी अब DRR बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पुराने लॉ से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक्चुअली 100% बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब आप पुराने लॉ से कंपेयर करो, पर वो बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पुराना लॉ वैसे भी आपने पढ़ा कहां है। पुराना लॉ पढ़ा होता तो अलग बात है ना, कंपैरेटिव वे में आप पढ़ोगे, लेकिन आपने पुराना लॉ पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो NBFC HFC एंड अदर लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी अगर पब्लिक इशू कर रही है डिबेंचर का, तो उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया पब्लिक इशू। फिर अलग से दिया है फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर फॉर कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सब आइटम A एंड B, यानी वही जो ऊपर है, सब आइटम A एंड सब आइटम B, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट भी है तो भी आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब किया क्यों, ये आज भी मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये सब कॉम्प्लिकेशन किया ही क्यों, अगर आपको सब में नो ही लिखना था। इसका वही लॉजिक एक हो सकता है कि यार NBFC का नाम अलग से आना चाहिए क्योंकि उनके लिए अलग से भी लॉज है, RBI एक्ट भी उस पर अप्लाई होता है, HFC पे भी अलग से लॉ है, तो माइट भी उनको अलग से इसलिए दिखाया गया है, पर उसके अलावा कोई और मेरे ख्याल से पर्पस नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट है तो भी आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका समेशन क्या है, इसका समरी क्या है कि लिस्टेड कंपनी कोई भी हो अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी। अब अदर देन भी क्यों बोलूं, क्योंकि AIFI बैंकिंग कंपनी पे भी तो अप्लाई नहीं होता ना। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर लिस्टेड कंपनी को, भले वो पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो, उनको DRR बनाने की अब जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब बचता कौन है सर? बचता है सिर्फ बेचारे अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, अब यहां पे भी कुछ बच्चे बेसिक भूल जाते हैं, जैसे हमने लिस्टेड कंपनी में दो कैटेगरी पढ़े, लिस्टेड में दो पढ़े, पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर वो पूछते हैं कि सर अनलिस्टेड में पब्लिक इशू क्यों नहीं? तो इतने मासूम, इतने भोले आप कैसे हो सकते हो अगर आप CS में हो, कि बेटा अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक इशू करेगी कैसे? अगर वो करेगी तो वो तो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी ना बेटा। पब्लिक इशू करने के बाद लिस्टिंग मैंडेटरी होती है ना, भूल गए क्या? सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। आ रहा है कुछ समझ में? तो यहां पब्लिक इशू कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पब्लिक इशू कर ही नहीं सकती बेटा, लॉ में करेगी तो फिर उसको लिस्टिंग करानी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां एक ही क्लॉज आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें भी सेम दो क्लासिफिकेशन है, NBFC एंड HFC, और उसमें अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो उनको भी NBFC में एंड HFC में मना किया हुआ है। क्लियर है? और NBFC एंड HFC के अलावा जितने भी अनलिस्टेड अनलिस्टेड मतलब कंपनीज होंगी जो प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, उन्हीं पे सिर्फ एक ही वो बेचारे हैं जिन पे लॉ अप्लाई होता है, तो उनको DRR बनानी है। और कितनी बनानी है? 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ठीक है। जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 10% प्रॉफिट से ट्रांसफर करना है DRR में। क्लियर है? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ठीक है। ये पुराना जो लॉ था उसमें 25% था, तो अभी भी कुछ किताबों में आपको 25 दिख रहा है, मतलब वो अपडेटेड नहीं है। आज के डेट के हिसाब से जो लॉ है वो है 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। क्लियर है? तो आपको बस यही याद रखना है कि किस पे अप्लाई होता है, तो एक ही पे अप्लाई होता है। अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अदर देन NBFC एंड HFC, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो उसमें उनको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी सब में ऑलमोस्ट मना किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट मना किया है।
तो ये है। अब आते हैं सर DRF, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो फंड में देखो कौन कौन आता है। सेम AIFI बैंकिंग कंपनी को फंड क्रिएट करने के लिए भी मना ही किया है, ठीक है। फिर लिस्टेड कंपनी में अब ध्यान दो, लिस्टेड कंपनी में देखो अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी हो और आप डिबेंचर का पब्लिक इशू कर रहे हो, तो आपको फंड में पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फंड में पैसा जमा करना पड़ेगा। और अगर आप लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में देखो फंड में क्यों जमा करूं, ये फंड में जमा करने से आप करते क्या हो, आप पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हो कि ऐसा ना हो कि रिडम्पशन आ चुका है सर पे और आपके पास लिक्विड फंड्स ही नहीं है और आप फिर पैसा अरेंज ही ना कर पाओ। तो यहां बेसिकली जनरल पब्लिक को बचाने के लिए कोशिश की गई है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो पब्लिक को होता ही नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को आप करते हो, जिसको आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हो सेबी में, क्लियर है। तो वो तो बड़े हाथी है ना, उनको क्यों प्रोटेक्ट करेगा लॉ, वो अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं, ठीक है। उनके पास पूरा ट्रैकिंग और वो सब पता नहीं क्या 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 रहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है उसका। तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप कर रहे हो तो वहां DRF बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पब्लिक इशू अगर आप कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी हो, पब्लिक इशू आप कर रहे हो डिबेंचर का, तब आपको DRF बनाना है, ठीक है। अब DRF बनाना है मतलब कितना बनाना है, तो वो होता है 15%, 15% ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी आने वाला साल है उसके 30 अप्रैल तक, यानी एक महीना है आपके पास, 30 अप्रैल तक आपको एक अलग बैंक अकाउंट खोलना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और उसमें जो भी इस साल में मैच्योर होने वाले हैं डिबेंचर, जो भी डिबेंचर इस साल में मैच्योर होने वाले हैं, उसका 15% आपको उस बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है, क्लियर है। ये रिक्वायरमेंट है DRF की। तो पहला DRF देखो किसको रखना है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इशू कर रही है, अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी है, तो उनको ये फंड रखना है 15%, क्लियर है। और फिर अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, तो यहां तो पब्लिक इशू होता ही नहीं है, यहां तो पब्लिक इशू होता ही नहीं है, यहां से प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तो यहां प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी को ही कहा गया है, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी को ही कहा गया है। NBFC है, HFC है, तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यहां पे भी मना किया गया है, क्लियर है। तो ये बस एक ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है, अदर अनलिस्टेड कंपनी, उन पे ये रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो उनको DRR भी बनाना है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, और उनको DRF भी बनाना है 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, क्लियर है। तो ये बस आपको याद रखना है, क्लियर है। तो DRF कहां कहां है, एक है लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इशू ला रही है, या अनलिस्टेड कंपनी है और अदर देन NBFC HFC है, अदर देन AIFI और बैंकिंग कंपनी भी होनी चाहिए, अदर देन NBFC एंड HFC है, तो उनको DRF बनाने की जरूरत है, क्लियर है। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद आपको रखना है, क्लियर है। तो ये सब इसी क्लॉज से मैंने बनाए हैं, क्लियर है, यही सब क्लॉज है जिससे मैंने बनाए हैं। तो 15% आपको बनाने होते हैं, क्लियर है, 15% आपको बनाना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक आई थिंक एक बार आ चुका है, तो रिपीट तो नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी न्यू सिलेबस में आ चुका है। अब ये पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, मतलब करना कहां है, कहां इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो पूरा आपका क्लॉज है। अब इसमें भी आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, गुम हो जाओगे, ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूं। पहला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट आप रख लो, ठीक है, और उसमें कोई चार्ज या लीन क्रिएट नहीं कर सकते, उससे कोई भी फायदा नहीं ले सकते, फ्री रखना है उसको, फ्री फ्रॉम चार्ज और फ्री फ्रॉम लीन। उस डिपॉजिट पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करना है, फ्री डिपॉजिट्स आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में रखने हैं। या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हो। अनएनकम्बर्ड का भी मतलब वही है जिसपे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज ना हो। तो ये दो तो इजी हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करना है, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में आप पैसा लगा सकते हो। अब ये दो क्लॉज हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट के, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बहुत लंबे लंबे क्लॉजेस हैं, उसके हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। पहला है अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी जो A to D एंड EE ऑफ सेक्शन 20 में लिखा हुआ है, और दूसरा है अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स जो 20 क्लॉज F में लिखा हुआ है। और ये मैंने आपको पूरा यहां पे लिस्ट दे दी है, ये मैं आपको दे दूंगा, जिनको पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ने वालों को मैं डिस्करेज नहीं करता, पर ये आपको एग्जाम में नहीं आ सकता, और आपको इवन कंपनी लॉ में भी ये कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगा,
आपको एक क्लॉज ही मेंशन करना है, ए टू डी एंड ई ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये आप याद कर लो, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट ही डाली है, उसका पूरा मैं अनाउंसमेंट ही आपको दे रहा हूं। ये पूरे सिक्योरिटीज हैं जो एलिजिबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, जो रिडम्पशन के लिए पैसा रखना पड़ता है। क्लियर है? तो ये सब है, आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जिसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट कोई ना कोई गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है, डेट म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, ठीक है, लिस्टेड डेट फंड्स के यूनिट्स, ये वही बहुत अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। फिर बासल 3 क्या होता है, टीयर 1 क्या होता है, ये सब आपको नहीं समझेगा अभी, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट रिलेटेड फंड्स हैं, शेयर्स हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, ईटीएफ हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, इन सब में आप पैसा लगा सकते हो। तो ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, जिनको फिर भी पढ़ना है, अपनी परेशानियां बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी परेशानियां बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। तो ये पूरा, ये 2 क्लॉज हैं, तो 4 जगह पे आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 4 जगह ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरा हो गया इन्वेस्टमेंट। तो यही पूरी वो लिस्ट है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी ए टू डी ई ऑफ सेक्शन 20 और क्लॉज एफ और सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स। क्लियर है? ये पूरा लिस्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1-2 पॉइंट्स अपन ने यहां नहीं पढ़े थे, ठीक है। देखो, DRR shall be created out of profits available for payment of dividend, मतलब फ्री प्रॉफिट्स जो होते हैं उन्हीं को आप DRR में ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? इसमें भी अपन ने पढ़ा था, 2 ही अकाउंट होते हैं, PNL एंड जनरल रिजर्व, 2 ही अकाउंट होते हैं जिसको फ्री माना जाता है। क्लियर है? फिर है कि ध्यान दो, फिर अगर आपका, ये भी अपन ने पढ़ा कि ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, DRR क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। अदर देन दैट रिडम्पशन, अदर देन रिडम्पशन आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। फिर अगर आपके डिबेंचर पार्टली कन्वर्टेबल है, तो पार्टली कन्वर्टेबल है मतलब पार्ट के लिए तो आप शेयर्स देने वाले हो, पार्ट के लिए आप शेयर्स देने वाले हो, तो उसके लिए आपको पैसा जमा क्यों करना है? जितना नॉन कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट नहीं होने वाला है, उन्हीं को तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो अगर आपके पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो डीआरआर का रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे, वो दिया गया है, डीआरआर शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पार्ट। ठीक है, कन्वर्टेबल पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए तो शेयर्स आप दे दोगे, उसके लिए तो पैसा देना ही नहीं है, तो उसके लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पार्ट का ही आपको डीआरआर क्रिएट करना है इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल। अब सर फुल्ली कन्वर्टेबल रहा तो, अरे फुल्ली कन्वर्टेबल है तो पूरा ही शेयर्स दे देंगे ना, फिर तो डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो, फुल्ली कन्वर्टेबल है तो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल जो पोर्शन है उसी के लिए आपको डीआरआर बनाना है। क्लियर है? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यही दिया है फिर से कि अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको लॉ अच्छे से बता दिया, पूरा टेबल भी दे दिया, ये मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आपको लॉ में भी काम आ जाएगा, यहां पे भी आपको काम आ जाएगा। ठीक है, ट्रस्टी आपके सिलेबस में नहीं है तो ये मैं स्किप कर रहा हूं। अब आते हैं सर मुद्दे पे, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या है? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, पहला होता है मॉनेटरी, कि आपको पैसा देना है। नॉर्मली आप फंड ट्रांसफर या बैंक से ही पे करोगे ना, कैश में तो रिडम्पशन होता नहीं आजकल। ठीक है, तो मॉनेटरी में आप रीपे करोगे। अब उसमें भी 2 ऑप्शन है, पूरा पैसा एक साथ एट द एंड ऑफ टेन्योर भी दे सकते हो, लमसम रिडम्पशन जिसको आप कहते हो, या आप एनुअल ड्रॉइंग्स यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में भी रिडीम कर सकते हो। और हमने डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होता है उसमें भी 2 मेथड्स पढ़े थे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो लमसम में यूज होता है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड भी पढ़ा जो इंस्टॉलमेंट वाले के यूज होता है। ठीक है, तो 2 तरीके ऐसे मॉनेटरी में होते हैं। क्लियर है? फिर एक कन्वर्जन इनटू शेयर्स जिसमें पैसा लग ही नहीं रहा, नॉन मॉनेटरी है, आप डिबेंचर के बदले शेयर्स दे दोगे, कन्वर्जन इनटू शेयर्स। और थर्ड होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसी को आप प्यार से क्या कहते हो, ओन डिबेंचर मेथड। इसमें आप अपने ही डिबेंचर मार्केट से खरीद लेते हो, ओपन मार्केट में जाके अपने ही डिबेंचर आप खरीद लेते हो और फिर ड्यू डेट पे उसको कैंसिल कर लेते हो। तो ये सर ये सब क्यों किया जाता है? ये मार्केट की टाइमिंग होती है कि भाई अगर आपको आपके डिबेंचर कम में ट्रेड हो रहे हैं तो आप मार्केट से ही खरीद लो, फायदा हो जाएगा आपका, कम में खरीद लो, मार्केट में जब कम रेट चल रहा है
उसको कुछ समय तक आप होल्ड करो और आप मैच्योरिटी पे उसको फिर आप कैंसिल कर दो। अब डिबेंचर आप अपने ही खरीद के होल्ड कर सकते हो, लॉ ने कहीं मना नहीं किया है। शेयर्स में आप अपने ही शेयर्स खरीद के होल्ड नहीं कर सकते हो, वहां इमीडिएट कैंसिलेशन करना पड़ता है। जो बायबैक ऑफ शेयर्स में आप पढ़ते हो 7 डेज के अंदर फिजिकली एक्सटिंग्विश करना पड़ता है, वो आप होल्ड नहीं कर सकते। पर लॉ ने डिबेंचर के लिए ऐसा कहीं नहीं कहा है, डिबेंचर अपने ही खरीद के आप एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो। तो उसमें इसलिए 2 मेथड्स होती हैं, एक है आप पहले ही खरीद लो, मैच्योरिटी पे ही खरीद रहे हो तो ठीक है, पहले भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको मार्केट का प्राइस सही लगे, कम लगे, आप खरीद लो, फिर कुछ समय तक आप होल्ड कर सकते हो और मैच्योरिटी पे आप फिर कैंसिल कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इमीडिएट कैंसिलेशन, मैच्योरिटी के कुछ ही दिनों पहले आप उसको खरीद लो और इमीडिएटली उसको आप कैंसिल कर लो, होल्ड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 2 उसमें सब मतलब सिचुएशंस होती हैं। अब सर इसमें कहीं सिंकिंग फंड और वो तो नहीं दिख रहा। अब सिंकिंग फंड कोई मेथड थोड़ी है, सिंकिंग फंड कोई अलग से मेथड थोड़ी है। सिंकिंग फंड तो बस पैसा आप कैसे जमा करोगे, पैसा कैसे जमा करोगे उसके लिए होता है, और पैसा जमा करके कैसे इन्वेस्ट करोगे उसके लिए होता है। वो तो फंड्स अरेंज करने का मेथड है, वो रिडम्पशन का मेथड नहीं है, वो रिडम्पशन का मेथड नहीं है, वो फंड्स को अरेंज करने का मेथड है। सेम गोज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें भी आप फंड्स अरेंज कर रहे हो। रिडम्पशन तो इन्हीं कोई मेथड से होगा, मतलब मॉनेटरी में ही होता है मेनली। सिंकिंग फंड में फंड आप जमा कर रहे हो, ऑब्वियसली फंड में ही आप पे करोगे ना, पैसे देके ही रीपे करना है, तभी तो इतना सिंकिंग फंड में जमा कर रहे हो, तभी तो पॉलिसी निकाल रहे हो ना, ताकि उनसे आपको पैसा मिल जाए और आप रिडम्पशन पैसों में करो। तो ये सिंकिंग फंड एक्चुअली यहां आता है, इसी में सिंकिंग फंड आता है। ठीक है, लमसम रिडम्पशन करना है तो आप पैसे जमा करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, ब्याज जमा होते 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 मैच्योरिटी पे आपके पास पूरा पैसा आ जाएगा, लमसम रिडीम कर दो। तो एक्चुअली इसी में सिंकिंग फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड आती है। ठीक है, फंड्स अरेंज करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट यही आती है ना, तो यही वो 2 मेथड्स आती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और एक है सिंकिंग फंड मेथड। क्लियर है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, और कल का लेक्चर आप इसीलिए मिस करोगे नहीं, आई होप सो। चलिए सर, तो ये हो गया, ओवरव्यू मिल गया आपको फटाफट। चलिए सर, फिर सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, एनुअल ड्राइंग्स ये वो काम की चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ओपन मार्केट मेथड, उसके क्वेश्चंस भी क्योंकि हमको देखने हैं। ठीक है, और फिर हम जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्री पहले पढ़ लेते हैं, नॉर्मल रिडम्पशन की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, काय का रिडम्पशन क्लियर है। बोलो, रिडम्पशन में क्या होता है? आप पैसे देते हो और फिर वो डिबेंचर वापस करेंगे, या पहले डिबेंचर वापस करेंगे फिर आप पैसे दे देना। सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले मैं मानता हूं कि चलो डिबेंचर वापस आएंगे और फिर हम उसको पैसा करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, कैंसिल करके पैसा देंगे। बोलो, तो सबसे पहले क्या होगा, डिबेंचर वापस आएंगे। बोलो, डिबेंचर को वापस लाओ, डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर्स आएंगे, डिबेंचर्स डेबिट। और 2 कौन दे रहा है, डिबेंचर्स कौन लौटा रहा है, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो उनका क्रेडिट द गिवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बताया था, पूरा सेम है। ठीक है, अभी अगर फेस वैल्यू पे है तो ऐसा ही आएगा, फेस वैल्यू पे है तो ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो ठीक है, ये तो पार पे होगा, रिडम्पशन एट पार। फिर अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो क्या होगा, डिबेंचर्स आएंगे लेकिन वो आते हैं फेस वैल्यू पे। डिबेंचर्स जब भी आते हैं फेस वैल्यू पे आएंगे, पर आपको पे तो फेस वैल्यू से ज्यादा करना है, तो आपको प्रीमियम यही बुक करना पड़ेगा। अब जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से डेबिट कर सकते हो, वो आप कैपिटल रिजर्व से कहीं से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं टेम्पररी नाम दे रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये लॉस है आपका जो आप राइट ऑफ करोगे, जो आप लॉस हम पढ़ी चुके हैं ना, इसी का तो मेथड पढ़ा था ना, इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम मिक्स करके आप ये करते हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया होगा,
एट द टाइम ऑफ इशू ही याद है हमने प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग से क्रिएट कर ही दिया था। आ रहा है को कुछ याद आ रहा है? तो वो ऑलरेडी है। तो अगर वैसी एंट्री आपने पास कर दी है, ठीक है, तो एक्चुअली एक ही एंट्री आप लिख लो, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने इशू के वक्त जो एंट्री पास होती है उसी में हमने प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑलरेडी बुक कर दिया होगा, तो ऑलरेडी बुक्स में है, ठीक है। तो 100 रुपए यहां से आएंगे और 20 रुपए या जो भी प्रीमियम होगा वो ऑलरेडी प्रीमियम पेबल नाम से ऑलरेडी आपके बुक्स में है। क्लियर है? तो सेकेंड एंट्री अब आएगी पेमेंट की। बोलो, पे करो टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स। और यहां पे अगर आप प्रीमियम भी पे कर रहे हो तो आप यहां पे प्रीमियम पेबल को डेबिट करो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ठीक है। डायरेक्टली उसी अकाउंट को डेबिट कर सकते हो या पहले प्रीमियम पेबल को डेबिट करके डिबेंचर होल्डर्स को पेबल दिखा सकते हो और फिर पूरा डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग है, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 20 रुपए प्रीमियम पेबल था ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, 100 रुपए डिबेंचर होल्डर्स डेबिट कर रहा हूं और दोनों मिला के मैं 120 पे कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये प्रीमियम का एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रीमियम का एग्जाम्पल है। और पार का रहा तो नॉर्मल डिबेंचर होल्डर्स 100 रुपीज डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट 100, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो रिडम्पशन में यही होता है, पार या प्रीमियम, पार या प्रीमियम। क्लियर है? तो ये हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं, ओन डिबेंचर्स वाला, ओपन मार्केट वाला जो है वो कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। उस पर क्वेश्चन आते हैं ओल्ड में भी और न्यू में भी। ओपन मार्केट, ठीक है। ओपन मार्केट मतलब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से हमारे खुद के डिबेंचर खरीद रहे हैं और उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। अब आपको क्या बातें समझनी है, बेसिक्स इसमें क्या लगेगा मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे ही बुक्स में लाइबिलिटी में ऑलरेडी दिख रहे हैं। हमारे डिबेंचर्स हमारे ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ऑलरेडी दिख रहे हैं। अब वो कौन सी वैल्यू पे दिखते हैं, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू पे ही दिखते हैं, ठीक है। रिडम्पशन पार पे हो या प्रीमियम पे हो, वो बुक्स में हमारे फेस वैल्यू पे होते हैं। और जब हम उनको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल भी क्या वैल्यू पे होते हैं, फेस वैल्यू पे। लाइबिलिटी कैंसिल कितने पे होगी, फेस वैल्यू पे, क्योंकि रिकॉर्ड ही फेस वैल्यू पे होती है। अब आप जब मार्केट से खरीदोगे तो कितने में खरीदोगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100 से नीचे भी हो सकती है, 100 के ऊपर भी हो सकती है। लॉजिकली मार्केट से खरीद के कब आप कैंसिल करोगे, जब 100 से कम होगी, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। आप मार्केट से खरीदोगे, वो जो भी वैल्यू होगी वो आप उसको कैंसिल करोगे। क्लियर है? तो कैंसिल करते वक्त क्या हो रहा है, कैंसिल करते वक्त हो क्या रहा है, अगर ये आपकी बैलेंस शीट है तो यहां ऑलरेडी डिबेंचर्स हैं लाइबिलिटी में, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम के पहले लिखा होता है, तो मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं 12% डिबेंचर्स ऐसा नाम होगा लाइबिलिटी में, ये फेस वैल्यू पे होगा। और जब मैं मेरे ही डिबेंचर जाके मार्केट से ले लूंगा तो वो मेरे एसेट में भी आएगा और उसको आप क्या नाम दोगे, ओन डिबेंचर्स, उसको आप क्या नाम दोगे, ओन डिबेंचर्स। और वो आएगा कॉस्ट पे, जितने पे आपने खरीदा होगा, जितने पे आपने खरीदा होगा आप इन्वेस्टमेंट उतने पे ही रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है? तो ये ऐसा दिखेगा। अब जब मैं कैंसिल करूंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट एक ही कैंसिल कर रहा हूं, पर एक ही इंस्ट्रूमेंट के दो इफेक्ट हैं मेरे बैलेंस शीट में। वो मेरे लाइबिलिटी साइड में भी है, फेस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, और मेरे एसेट साइड में भी है, एट कॉस्ट, जितने में मैंने मार्केट में जाके खरीदा था। अब दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिलेशन पे कोई प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं, पर बहुत ही रेयर होगा कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू अलग ही होगी। तो आपको इसीलिए प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन निकालना है। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। तो अगर अब दो सिचुएशन है, ठीक है। पहला सिचुएशन, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, और हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं। ध्यान देना, सर एसेट ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं भाई, कैंसिल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन में एसेट ज्यादा है तो ये तो लॉस हो गया। तो एग्जांपल ले लो कि अगर एसेट 101 का है
लाइबिलिटी 100 की है, लाइबिलिटी 100 रुपीज कम हो रही है, एसेट 101 कम हो रहा है, मतलब एसेट ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं, रिडक्शन इन एक्स्ट्रा एसेट इज अ लॉस। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? लॉस। इसको आप क्या कहोगे? लॉस। 1 रुपी को आप लॉस मानोगे। ठीक है, या सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है। एसेट है 98, मार्केट में जाके आपने 98 में डिबेंचर ले लिए, बुक्स में वो 100 का है, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो लाइबिलिटी ज्यादा कैंसिल हो रही है, एसेट कम कैंसिल हो रहे हैं, लाइबिलिटी ज्यादा कैंसिल हो रही है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ प्रॉफिट, तो ये इसको आप क्या मानोगे? प्रॉफिट। कितना? 2 रुपए। आए ख्याल में? आ रहा है क्या ख्याल में? लॉजिक बस इतना ही है, आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अब अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा बताओ? एसेट ओन डिबेंचर्स के नाम पे है, एसेट में क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो जब मैं उसको कैंसिल करूंगा उसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है, ध्यान दो, है डेबिट बैलेंस। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, वैसे लिख के देता हूं कि अभी कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो कैंसिल करते वक्त क्या करूंगा? क्रेडिट। जितने पे रिकॉर्ड है उतने पे ही, जितने पे डेबिट किया उतने पे ही क्रेडिट करेंगे ताकि अकाउंट बंद हो जाए। तो ये कॉस्ट पे ही क्रेडिट होगा, ये कॉस्ट पे ही क्रेडिट होगा, और इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कैंसिल करते वक्त मैं डेबिट करूंगा और फेस वैल्यू से ही डेबिट करूंगा, और जो भी डिफरेंस है उसको प्रॉफिट या लॉस का नाम दे दूंगा। क्लियर है? तो जब मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा तो यही उसका लॉजिक है, जब मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा तो यही उसका लॉजिक है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आता है पंगा। पंगा क्या होगा? देखो कि आप जब मार्केट से बाय करने जाओगे तो आप तो कोई भी ऑड डेट पे जाओगे। अब इंटरेस्ट तो अक्रू होता है डेली, फिर वो हाफ ईयरली पे होता है, हाफ ईयरली अक्रू एंड ड्यू होता है। तो आप तो बीच में कभी जाओगे तो कुछ ना कुछ अक्रूड इंटरेस्ट होगा। अक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि पिछला जब ड्यू डेट था, पिछला जो ड्यू डेट था इंटरेस्ट का पेमेंट का, वहां तक पे हो गया है, तो वहां से लेके लास्ट इंटरेस्ट के पेमेंट के डेट से आपके डेट ऑफ परचेज तक इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, पर पे नहीं हुआ, ड्यू भी नहीं हुआ। तो पिछली ड्यू डेट से लेके आपके खरीदने तक जो ब्याज अक्रू हो गया है, जो इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, वो किसका इंटरेस्ट है? वो किसकी इनकम है? वो तो सामने वाली की इनकम है, जिससे आप डिबेंचर बाय कर रहे हो। आप बायर हो ना, ओन डिबेंचर्स के आप कौन हो? बायर हो। आपका जो भी सेलर है, जो पहले डिबेंचर होल्डर था, ये तो उसका ब्याज है अब, लेकिन वो आपको मिलेगा क्योंकि आप होल्ड करोगे, फिर ड्यू डेट पे आपको पूरे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला ना बेचने के बाद, तो वो जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो आपसे लेगा, वो अक्रूड इंटरेस्ट आपसे लेगा। अब अक्रूड इंटरेस्ट नॉर्मली होता ही होता है, और वो लेगा आपसे ही। अब वो प्राइस जो आपको कोट कर रहा है, जो प्राइस वो आपको कोट कर रहा है, उसमें इंक्लूडेड है या वो अलग से ले रहा है, इसके हिसाब से 2 प्राइसेस होते हैं। ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम्पल लेते हैं 1421 31 मार्च 22। ठीक है, इसमें अब सपोज मेरा इंटरेस्ट का डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट के डेट्स हैं 30 जून एंड 31 दिसंबर। क्लियर है? अब मैंने परचेस किया 1 अक्टूबर को बाय किया। अब पिछला इंटरेस्ट कब तक पे हो चुका है? 30 जून। 30 जून तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 30 जून तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अक्रू भी हुआ था, पे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 जून से लेके 1 अक्टूबर तक प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट तो अक्रू हो ही रहा है, डेली अक्रू होता है, लेकिन ड्यू ही नहीं हुआ और इसलिए पे भी नहीं हुआ। अब इसकी ये कमाई किसकी है? जिसने होल्ड किया था, जिसने भी ये पूरा ड्यूरेशन तक डिबेंचर होल्ड किया था उसका है, यानी आपका जो सेलर है, आप डिबेंचर के बायर हो, तो सामने वाला जो सेलर था उसका वो इनकम है और वो आप ही से वसूल करेगा। सर मैं क्यों दूं उसके पैसे? क्योंकि भैया 31 दिसंबर को आपको मिलेगा ना, आपको पूरे 6 महीने का मिलेगा। तो 3 महीने उसने होल्ड किया वो वाला, और 3 महीने आपने होल्ड किया वो वाला, 3 और 3 6 महीने का मिलेगा। आप होल्ड 3 महीने कर रहे हो, आपकी 3 महीने की इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही की इनकम है, आप ही को मिलेगी। लेकिन 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा जो आपको मिलेगा, आपने होल्ड ही नहीं किया, वो आपकी इनकम नहीं थी, पर पैसा तो आपको मिलेगा। तो वो पैसा आपका जो सेलर था डिबेंचर का, वो आप ही से पहले ही ले लेगा, परचेस प्राइस के साथ ही ले लेगा, परचेस प्राइस के साथ ही ले लेगा। क्लियर है?
तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है, इस केस में अक्रूड पीरियड क्या है, 1 जुलाई से 30 जून तक के पेमेंट हो गए, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो अक्रूड इंटरेस्ट है जो कि 3 मंथ्स है, वो आपसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपके प्राइस में इंक्लूडेड था, जो आपको सामने वाले ने प्राइस कोट की, उसने कहा ये इंटरेस्ट मिला के है, पूरा पैसा है जो आप दे दो, तो उसको कहते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, उसको कहते हैं कम इंटरेस्ट यानी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और अगर वो एक्सक्लूडेड है, जो प्राइस आपको बताई गई थी वो तो प्योरली डिबेंचर की है, ब्याज जो अक्रू हुआ है वो तो आपसे वो अलग से लेगा, तो इन दैट केस उसको कहते हैं एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्ट मुझसे लेगा या नहीं लेगा, लेगा 100%, बस जो प्राइस कोट की गई है वो प्राइस में इंक्लूडेड है कि नहीं, ये इसके हिसाब से टाइप्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्ट मुझसे लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो अक्रूड इंटरेस्ट will be recovered by the seller from the buyer। ठीक है, और बायर कौन है, कंपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा होगा यही, अक्रूड इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। अब वो प्राइस जो आप कोट कर रहे हो, कोटेशन जो आप देते हो प्राइस का, उसमें अगर इंक्लूडेड है इंटरेस्ट, तो उस प्राइस को हम कहेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस, तो हम उसको बाद में स्प्लिट करेंगे। हमको बाद में स्प्लिट करना ही है, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट अभी पे कर रहे हैं, क्योंकि हमको बाद में वो मिलने वाला है, वो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, वो हमको एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाना है, और बाद में हमको मिल जाएगा, वो नॉक ऑफ हो जाएगा। और माइनस करके जो बैलेंस बचता है, कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करके जो बैलेंस बचता है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। क्लियर है? तो कम इंटरेस्ट जो है उसको आप बाद में स्प्लिट करते हो कि कितना डिबेंचर का वैल्यू है उसके अंदर और कितना इंटरेस्ट का वैल्यू है। अब एक्स इंटरेस्ट तो क्या है, ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो ये तो पूरा पूरा डिबेंचर का ही कॉस्ट है, इसको कुछ स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और इसी कॉस्ट पे आप ओन डिबेंचर को रिकॉर्ड करते हो, इसी कॉस्ट पे जो डिबेंचर मैंने लिखा है, यही वैल्यू पे ओन डिबेंचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? और इंटरेस्ट को अलग रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए, तो यही सब दिया हुआ है, रीड नहीं करूंगा मैं, सब यही दिया हुआ है, आप रीड कर लेना। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आपको सब अच्छे से मैं बताता हूं, सारे वर्किंग्स बताऊंगा, सारे डायग्राम्स के थ्रू सब कुछ मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए चलिए सर, आ जाइए एमसीक्यू पे। ध्यान दो, अब इसके मैंने सेपरेट एमसीक्यू रखे हुए हैं। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, वो सब दिया हुआ है। आ जाओ आ जाओ फटाफट, चलिए स्टार्ट करें। यहां तक सब समझा कि नहीं समझा भैया, कमेंट करो। यहां तक सब आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कंसेप्ट पूरा ख्याल में आ रहा है क्या, आप कमेंट करके फटाफट बताओ। आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर ही दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। XYZ लिमिटेड हैज 1010%। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू। Interest is paid half yearly on 30th June and 31st December every year. On 1st October 2018, company purchased 100 own debentures from the market at 95 कम इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। एग्जैक्टली आपको वही पूछा है कि बताइए उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड था, तो बताइए पहले मुझे कि कितना अक्रूड इंटरेस्ट था, कितने मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट था। मंथ कमेंट करो फटाफट, मैं डायग्राम बना लेता हूं जब तक। बोलो सर, ये हो गया 1/4/2018, ये हो गया 31 मार्च 2019। ठीक है, ये आपका टाइमलाइन है क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं, ड्यू डेट्स प्लॉट कर देता हूं पहले कि पहला इंटरेस्ट का ड्यू डेट है 30 जून, फिर है 31 दिसंबर। अब मैं बाय कब कर रहा हूं सर, मैं बाय कर रहा हूं 1 अक्टूबर को।
क्लियर है? तो बोलो कि यहां तक का इंटरेस्ट पे हो गया है, ठीक है, यहां का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अक्रू हो गया है, ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट का पीरियड है, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट का पीरियड कहां से है? 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो परचेसर से रिकवर किया जाएगा, बायर से रिकवर किया जाएगा, जो कि हम है कंपनी। बोलो, तो इंटरेस्ट काय पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू, पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था। बोलो, कैलकुलेट करो कितने डिबेंचर हैं। अब गलती से ये 1000 मत ले लेना, काफी बच्चे ये भी गलती करते हैं, घाई घाई में हो जाता है। तो 1000 ये तो टोटल डिबेंचर हैं, इसमें से आपने कितने बाय किए हैं? सिर्फ 100, तो ये 100 लेने हैं, ठीक है, सिर्फ 100 लेने हैं। बोलो, 100 डिबेंचर हैं, इसका फेस वैल्यू कितना है? एक एक का 100, तो 100 इंटू 100, ये क्या आ गया? टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जिसपे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। जैसे ही आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? साल भर का होगा। मुझे साल भर का थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 महीने का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 12। जैसे ही मैंने डिवाइडेड बाय 12 किया, क्या आंसर आएगा? मंथली इंटरेस्ट आएगा, एक ही महीने का आएगा, पर मुझे तो 3 महीने का चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूंगा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। निकालो फटाफट। तो 100 इंटू 100, 10,000 आपका फेस वैल्यू होगा, इंटू 10%, तो साल का इंटरेस्ट होगा उस पर 1000, पर हमको 3 मंथ्स का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये आएगा 250। तो 250 रुपीज सामने वाले ने आपसे रिकवर किया होगा। क्लियर है? जो 95 में इंक्लूडेड होगा। अब स्प्लिट कर लो। इसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ओन डिबेंचर्स क्या वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखेंगे? वो एट कॉस्ट दिखते हैं। अब ये तो कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस में आपको स्प्लिट करना पड़ता है, तो वो भी मैं आगे का बता देता हूं कि इसी सिचुएशन में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां तक हमारा आंसर आ गया है, यहां तक हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ध्यान दो कि हमने पे कितना किया सर? 100 पे 95, 100 डिबेंचर्स खरीदे, पर शेयर पर डिबेंचर 95 रुपीज दे दिए, तो 9500 मैंने पे किया, और ये क्या है? कम इंटरेस्ट, इंक्लूडेड इंटरेस्ट है। और अभी मैंने निकाला कि भैया इसमें इंटरेस्ट कितना है? इसमें इंटरेस्ट है 250, तो मैं डिबेंचर क्या कॉस्ट पे दिखाऊंगा? डिबेंचर का वैल्यू कैसे निकलेगा? 9500 माइनस 250, दैट विल कम्स टू 9250। तो ओन डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कितने में दिखेगा? 9250। 9250 को मैं अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मानूंगा। क्लियर है? तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। आप ये टाइम लाइन भी ड्रॉ कर लो। टाइम लाइन शायद मैंने मेरे आंसर्स में नहीं दी होगी, तो आप बना लो। फुल स्क्रीन फटाफट दे देता हूं, फटाफट फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, विच एवर इज कन्वीनियंट। ठीक है, 5-5 सेकेंड दूंगा मैक्सिमम। चलिए, ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड हैज 5000 डिबेंचर्स, ठीक है, 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ऑफ 100 ईच, ठीक है, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन दी डिबेंचर्स पेड ऑन हाफ ईयरली, सेम 30 जून एंड 31 दिसंबर ईयर। कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड, ठीक है, DIY सिंकिंग फंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। On 1st April, the company purchased 500 debentures at 95 कम इंटरेस्ट, ठीक है, 500 डिबेंचर्स ही बाई किए, टोटल 5000 थे, उसी में से 500 डिबेंचर बाई किए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। क्लियर है? 95। तो इसमें भी मैं टाइमलाइन बना लेता हूं सर। बोलो, 1/4/2017, 31 मार्च 2018। क्लियर है? और मेरा ड्यू डेट है सर 30 जून और 31 दिसंबर। क्लियर है? और फिर मैंने 1 अप्रैल को बाई किए 500, ठीक है, 95 में, और ये क्या था? कम इंटरेस्ट था। फिर एक और ट्रांजैक्शन है, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन लिखा हुआ है, वो तो ठीक है। ऑन 110, फिर मैंने 110 को बाई किया, ठीक है, कितने? 600 डिबेंचर्स एट 90x इंटरेस्ट, ठीक है।
कंप्यूट द इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ डिबेंचर मेड ऑन 1/4/2017। ठीक है, क्वेश्चन फुल दिया है मैंने, लेकिन पूछा एक के लिए है, तो आपको सिर्फ इसी के लिए बताना है, पर ऑब्वियसली मैं दूसरे के लिए भी बता ही दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, और ये पूरा का पूरा देखो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी रेलिवेंट है। बोलो सर करना क्या है, भी बताओ करना क्या है। काफी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, अरे पर करना क्या है वही समझ में नहीं आता कि सर शुरू कहां से करें, हमको करना क्या है, निकालना क्या है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान दो क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन पढ़ो। इंटरेस्ट पेड कितना किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ 1/4/17, यानी 500 डिबेंचर्स जो आपने खरीदे, ओन डिबेंचर्स जो आपने खरीदे, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट कितना था। ठीक है, और जो प्राइस आपने पे की वो 95 थी, और वो कम इंटरेस्ट थी, उसमें इंक्लूडेड था। लेकिन आपको सबसे मेन क्या कैलकुलेट करना होता है, अक्रूड पीरियड, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं 1/4/2017 को डिबेंचर्स परचेस कर रहा हूं, लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था, बस यही सोचना है। शुरुआत आपकी यही होनी चाहिए कि यार पिछली बार इंटरेस्ट कब पे हुआ, इंटरेस्ट के ड्यू डेट्स क्या थे, तो 1 अप्रैल के पहले क्या आया होगा, दिसंबर, जून और दिसंबर होता है ना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो अप्रैल के पहले लेटेस्ट क्या गया होगा, दिसंबर। दिसंबर तक अक्रू भी हो गया, पे भी हो गया। दिसंबर के बाद से अक्रूवल तो चल रहा है पर ड्यू नहीं हुआ, तो कितने महीने हो गए, मंथ्स काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च। 1 अप्रैल पे तो पे अपना खरीद लिया ना, तो 3 महीने आपके अक्रूड पीरियड में आएंगे। आपको ऐसे पीछे जाना है कि 31 दिसंबर को पे हो गया होगा, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट का पीरियड है। आ रहा है ख्याल में, बस ये आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। बोलो वर्किंग बताओ। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता है, बोलो पहले फेस वैल्यू निकालो, 500 डिबेंचर्स इनटू 100 दैट इज फेस वैल्यू, फिर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नाम के आगे आपको मिल जाएगा जो कि है 10%, और मुझे कितने महीनों का निकालना है, 3 डिवाइडेड बाय 12। बोलो कितना आएगा, बोलो कमेंट करो कमेंट करो, बोलो कितना आएगा। वो आ रहा है 1250, 1250 आ रहा है क्या, 1250। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1250। मतलब आप क्या करोगे वो भी बता दो कि मैंने कितना पे किया, 500 डिबेंचर्स पे 95 पे किए, कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो 47,500 मैंने पे किए। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना दिखाऊंगा मैं, 1250, और ओन डिबेंचर्स कितने दिखाऊंगा, माइनस करो, 47,500 माइनस 1250 दैट विल कम टू 46,250। तो ओन डिबेंचर आएंगे 46,250। क्लियर है, आ रहा है क्या, कमेंट करो। अब ये भी बता दो, इस पे एक्चुअली एक और क्वेश्चन बनता है पर मैंने इसमें दिया नहीं है। बोलो इसी में अगर मैं 600 के लिए पूछूं, 600 डिबेंचर जो आपने 1 अक्टूबर को बाई किए, इसमें भी लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा, 30 जून, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने महीनों का अक्रू हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है ना, अक्टूबर मंथ तो आएगा ही नहीं, 3 महीने इसमें भी है, 3 मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट है, निकाल लो कितना है। बोलो अब 600 है, तो 600 इंटू 100 ये आ गया टोटल फेस वैल्यू, इसका 10% और इसका 3 मंथ्स, कितना आएगा कमेंट करो। ये आएगा 1500। ठीक है 1500। अब ये एक्स इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, आपने देखो कितने में बाई किया है, 90 में, तो 90 तो प्योरली डिबेंचर का ही अमाउंट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, बोलो डिबेंचर का डायरेक्टली लेंगे, 90 इंटू 600, 90 इंटू 600, तो ये आएगा 54,000, डायरेक्टली आएगा, इसमें कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो 54,000 में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिखाऊंगा और अलग से इंटरेस्ट दिखाऊंगा 1500, और हम पे कितना करेंगे, दोनों मिला के पेमेंट होगा, पे दोनों मिला के होगा। क्लियर है, 90 जो दिया है वो पे नहीं हुआ है, 90 जो दिया है वो पे नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ परचेज प्राइस है, इंटरेस्ट आपको अलग से देना है कैलकुलेट करके। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट में क्या करूंगा, 54,000 तो डिबेंचर के दूंगा प्लस 1500 रुपए इंटरेस्ट के दूंगा, तो टोटल कितना दूंगा, 55,500। ठीक है,
पे कितना करेगा कंपनी? 55,500। क्लियर है? ऐसे होता है एक्स इंटरेस्ट में। चलिए सर, तो मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। आप ये लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, ठीक है। पहले आप टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन बना लो। टाइमलाइन बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये है पूरी आपकी कैलकुलेशन 500 वाली, और ये है 600 वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, बोलो। ये ओल्ड वालों के लिए भी रेलिवेंट है, न्यू वालों के लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे अब मैं उसकी कैंसिलेशन की एंट्री भी बताऊंगा। क्लियर है? पूरा कंसेप्ट एक साथ में आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए बहुत बड़ा है, बट हमको समझना है, ठीक है। ध्यान दो। बोलो, सुगंधा लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, इशू डेट दी हुई है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, डेट्स बदल गए। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के डेट्स क्या है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 1 जुलाई 2017, ध्यान दो, 2016 में इशू किया, वो हो गया। अब हम परचेज कब कर रहे हैं? 2017-18 में। 2017-18 में हम बाय कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ईयर है वो यहां पे इग्नोर करना है, वो डेट ऐसे ही दी है। अब हम करंट ईयर कौन सा है हमारा? 2017-18 हमारा करंट ईयर है। क्लियर है? तो टाइमलाइन उसी की बनेगी, टाइमलाइन उसी की बनेगी 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18। क्लियर है? तो मैं 1 जुलाई को परचेज कर रहा हूं। ठीक है, 1 जुलाई द कंपनी परचेज 1000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स एट 96 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, 1000 एट 96 लेकिन एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, वो अलग से हम पे करेंगे, उसका अमाउंट हम अलग से निकालेंगे। ऑन 1 जनवरी 2018 कंपनी परचेज 2000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एट 96 कम इंटरेस्ट। बोलो, 1 जनवरी 2018 2000 डिबेंचर्स खरीदे, 96 में ही लिए, लेकिन अब वो 96 कम इंटरेस्ट है। क्लियर है? फिर ऑन 31 मार्च कंपनी कैंसल्ड ऑल ऑफ इट्स ओन डिबेंचर। 1000 और 2000 टोटल ओन डिबेंचर्स कितने थे? 3000। तो 3000 डिबेंचर्स आपने कैंसिल कर दिए। क्लियर है? एंड द बुक्स क्लोजेस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑल ओन डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च। क्लियर है? यहां एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं पूछा है, पर ऑब्वियसली वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर आपको पूछा है कि सर बताओ प्रॉफिट कितना होगा कैंसिलेशन पे। क्लियर है? अब ध्यान दो, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, सबसे पहले आप वही ध्यान दो जो मैंने आपको बताया भी था। बोलो, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अब जो वैल्यू ज्यादा निकली, जो वैल्यू ज्यादा है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ओन डिबेंचर्स कॉस्ट माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ऐसा मैं बता रहा हूं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर एसेट ज्यादा निकला, पॉजिटिव आया ये आंसर, तो वो लॉस होगा, और अगर ये नेगेटिव आया तो मतलब वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं आपको वैल्यूज निकालते वक्त बता दूंगा। अब ये मैं फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि यहां आप देखो, यहां इंटरेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, यहां इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? आपको सिर्फ कॉस्ट चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चाहिए। अब अगर आपका जो प्राइस आपको दिया गया है, परचेज प्राइस जो आपको दिया गया है, अगर वो एक्स इंटरेस्ट है, तो वो तो ऑलरेडी कॉस्ट ही दिया हुआ है ना। अब उसमें कितना इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, यहां पे उसका कोई काम नहीं है। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 96 एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है, अब इसमें ऑब्वियसली अक्रूड इंटरेस्ट आप अलग से दोगे, पर मैं क्या करूं उसका? मुझे तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चाहिए, वो तो आपने दे दिए ना 96, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कुछ स्प्लिट करना ही नहीं है। क्लियर है? तो मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी दिया है 96,
तो 96 में आपको अक्रूड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन पूछा है। क्लियर है? तो यहां पे मैं अक्रूड इंटरेस्ट निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि उसको एक्सक्लूड करके ही प्राइस दिया है, उसको एक्सक्लूड करके ही प्राइस दिया है। जबरदस्ती कैलकुलेशन मत करो। लेकिन यहां देखो, मैं ये 96 डायरेक्टली नहीं ले सकता। यहां मैं ये वाला जो 96 है, 2000 डिबेंचर जब हमने परचेज किए तब जो 96 प्राइस दिया हुआ है, ये कम इंटरेस्ट है, इसमें इंक्लूडेड है। तो यहां आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर वो माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका कॉस्ट होगा। क्लियर है? और वो आप फेस वैल्यू से माइनस करके प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन आप निकालोगे। क्लियर है? चलिए सर, तो बताइए क्या करेंगे। मैं अलग अलग निकालता हूं, अलग अलग निकाल के एडअप कर लेते हैं। बोलो। तो पहला जो है 1000, उसका बताओ क्या होगा। 1000 में लाइबिलिटी कितनी होगी? लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है फेस वैल्यू पे, तो 1000 इंटू 100 यानी लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख। आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? बेसिक। और एसेट कितना होगा? बोलो। ओन डिबेंचर्स कितना है? जितने में आपने बाई किया। कितने में बाई किया आपने? 96 दिया हुआ है, तो 96,000 आएगा ये। ठीक है? तो आपने खरीदा 96 में, 96,000 में, और उसका फेस वैल्यू लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है 1 लाख। अब आप इसको कैंसिल कर रहे हो। बोलो कैंसिल करो। कैंसिल कैसे करेंगे? बोलो। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल कैसे करूंगा? क्रेडिट करके। तो मैं क्रेडिट करूंगा टू ओन डिबेंचर्स क्रेडिट, जितने में खरीदा था 96। फिर लाइबिलिटी को कैंसिल करो। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, अब मैं उसको डेबिट करूंगा, तो 10% डिबेंचर्स नाम से वो लाइबिलिटी होती है, ये आएगा फेस वैल्यू से 1 लाख। तो अब बताओ, अब प्रॉफिट लॉस सोचो। 1 लाख की लाइबिलिटी कम हो रही है, लेकिन एसेट सिर्फ 96 के ही जा रहे हैं, तो 4000 का हमारा फायदा है। क्रेडिट कम है। देखो, क्रेडिट में क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो जब भी क्रेडिट शॉर्ट है मतलब प्रॉफिट है, और जब भी डेबिट शॉर्ट है मतलब वो लॉस है। ठीक है? ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? कितना? 4000। एंट्री आई क्या समझ में? रिवर्सल है। लाइबिलिटी में क्रेडिट होता है, क्रेडिट को डेबिट करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होती है। एसेट में डेबिट बैलेंस है, कितने पे रिकॉग्नाइज होता है? एसेट कॉस्ट पे, तो क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे कॉस्ट पे। और जो भी डिफरेंस है, अगर क्रेडिट शॉर्ट है मतलब वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट शॉर्ट है मतलब वो लॉस है। क्लियर है? तो इस केस में 1000 डिबेंचर्स पे आपका क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है कैंसिलेशन पे 4000। सिमिलरली अब आप 2000 पे निकालो। उसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट निकाल के वो स्प्लिट करना पड़ेगा, तो चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। बोलो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? तो अक्रूड पीरियड कितना है वो निकालो। देखो, लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? 30 सितंबर। ड्यू डेट्स अलग है यहां पे, 30 सितंबर और 31 मार्च है। हम बाय कर रहे हैं 1 जनवरी पे, तो कितने महीने अक्रू हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है? 3 मंथ्स। बोलो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा? 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। सॉरी, मैंने यहाँ 10% वो लिखा था, नाम में लिखा था, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ 12 लिख दो। ठीक है? फिर यहां पे आएगा 12%। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है? 12% इंटू 3/12। बोलो कितना आएगा? 2000 इंटू 100 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये आएगा 5000। ठीक है? 5000 आपका इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ ओन डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ ओन डिबेंचर। बोलो, तो पहले टोटल प्राइस निकालो, जितना आपने पे किया, कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, तो 2000 पे आपने 96 रुपीज दिए थे, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट प्राइस है, और यहां से आप इंटरेस्ट माइनस कर लो, तो आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट आपका कॉस्ट आ जाएगा। बोलो 2000 इंटू 96, तो आपका कॉस्ट है 1,92,000, प्राइस जो आपने पे किया, माइनस 5000, तो ये आ रहा है 1,87,000। 1,87,000। क्लियर है? देखो, आई थिंक वही मेरे से एरर हुई है, 12% है, मैंने शायद गलती से 10% ले लिया है, बार बार 10 आ रहा था, तो 12 के हिसाब से निकालो। बोलो 2000 इंटू 100 वो आता है 2 लाख। 2 लाख पे 12%, तो साल का इंटरेस्ट आएगा 24,000।
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो आएगा 6000। 6000 आएगा, सॉरी, तो ये आएगा 186, सॉरी कितना आएगा 1,92,000 माइनस 6, तो ये आएगा 186। क्लियर है? 1,86,000 आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। क्लियर है? बस हमको वही चाहिए था, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने के लिए हमको वही चाहिए था। बोलो 2000 मेरे डिबेंचर्स हैं, लाइबिलिटी कितनी होगी 100 पे, यानी कि 2 लाख की मेरी लाइबिलिटी होगी। फिर ओन डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना है जो अब भी ऊपर निकाला 1,86,000 है। बोलो अब कैंसिल करो इसको, कैंसिल कैसे करेंगे, लाइबिलिटी को कैसे कैंसिल करेंगे, डेबिट करके, तो 12% डिबेंचर्स डेबिट, फेस वैल्यू पे 2 लाख। ओन डिबेंचर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट करके आप उसको कैंसिल कर दो, कॉस्ट पे 1,86,000। यहां पे भी क्रेडिट शॉर्ट है, लाइबिलिटी ज्यादा कैंसिल हो रही है, एसेट कम है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, रिडक्शन इज लाइबिलिटी इज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डिफरेंस कितना है 14,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना है वही पूछा है, बोलो टोटल 4,000 यहां पे, 14,000 वहां पे, टोटल 18,000 आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन रहा होगा। क्लियर है? 18,000 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? आ रहा है क्या सबका? चलिए फटाफट लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, चलिए वापस आ जाओ। चलो सर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 और बड़े क्वेश्चन हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी रेलिवेंट है। बोलो जी लिमिटेड हैज 8 लाख 12% डिबेंचर्स। ठीक है, 8 लाख क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, ऑफ 100 ईच। और फिर है ड्यूरिंग द ईयर 1819 कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अलग अलग डेट्स पे बाई किए हैं, एक है 1 अगस्त और एक है 1 जनवरी। ठीक है, टाइमलाइन बनाओ तभी दिमाग चलेगा। बोलो 1819 में अपन तो 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 तक होगा। पहला परचेज जो हो रहा है वो 1 अगस्त को हो रहा है, ध्यान दो 1 अगस्त है, 1 अगस्त। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं पहले। और सेकेंड है 1 जनवरी, 1 जनवरी 19। क्लियर है? फिर कितने डिबेंचर्स हैं, पहले 15,000 डिबेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 95.5 एक्स इंटरेस्ट। और सेकेंड परचेज जो है वो है 25,000 डिबेंचर्स एट 101.5 कम इंटरेस्ट। क्लियर है? ये हो गया। फिर लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। क्लियर है? ये हमारे इंटरेस्ट के ड्यू डेट्स हैं। बताइए प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा। टोटल, इसमें भी अलग अलग निकालना है, फिर टोटल करना है। बोलो अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट। बोलो अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले परचेस में अक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा। हम अगस्त में खड़े, अगस्त में खड़े हैं, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा 31 मार्च।
31 मार्च पे हुआ होगा अपना लास्ट इंटरेस्ट अक्रू और पे हुआ होगा। तो कितने महीने अक्रू हो गए? जनवरी फरवरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, अप्रैल के बाद गिनना है, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त है ना, अगस्त नहीं आएगा तो 4 महीने आएंगे। ठीक है, घाई गड़बड़ में इसको 3 महीने काउंट मत कर लेना, या 5 महीने भी काउंट मत करना। तो यहां गलती क्या हो सकती है, 3 महीने या 5 महीने गलती से आप काउंट कर लोगे, 4 महीने आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई। 1 अगस्त है तो उसके आगे का पीरियड नहीं आएगा। तो यहां पे आपको 4 मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है। अब सेम कि मुझे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां दिया ही हुआ है कि एक्स इंटरेस्ट है, तो यहां मैं अक्रूड इंटरेस्ट क्यों निकालूंगा? टाइम वेस्ट कर दिया मैंने फालतू ही। तो यहां 4 मंथ्स कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिखा है कम इंटरेस्ट, तो यहां आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है और फिर माइनस भी करना है। निकालो। 1 जनवरी को अगर आप खरीद रहे हो तो पिछला इंटरेस्ट कब पे हुआ है? 30 सितंबर। क्लियर है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो कितना मंथ्स है? 3 मंथ्स। निकालो अक्रूड इंटरेस्ट, निकालो अक्रूड इंटरेस्ट। कितने डिबेंचर्स हैं? 25,000 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ है 12% इंटू कितने मंथ्स अक्रूड है? 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये वाला 3 ले रहे हैं, यहां ये कोई काम का नहीं है। क्लियर है? बोलो कितना आएगा? 25,000 इंटू 100 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये आएगा 75,000। ठीक है, तो 75,000 उसमें इंटरेस्ट है। तो स्प्लिट करो। पे कितना किया आपने? 25,000 पे कितना हुआ था? 101.5। बोलो पे कितना हुआ? 25,000 इंटू 101.5 पे हुआ है 25,37,500। इसको आप स्प्लिट कर रहे हैं कि इसमें से इंटरेस्ट है 75,000, तो बताइए ओन डिबेंचर्स का कितना कॉस्ट होगा? माइनस करो 25,37,500 माइनस 75,000, तो ये आएगा 24,62,500। ये आएगा आपका ओन डिबेंचर्स का कॉस्ट 24,62,500। क्लियर है? तो आपको मिल गया। बताओ प्रॉफिट कैसे आएगा? बोलो पहले वाले पे बताओ क्या होगा? पहले वाले पे अब वही एंट्री पास करके भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। बोलो कि मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू कितना है जो कैंसिल होगा? देखो 15,000 का था, 15,000 इंटू 100। ठीक है, बोलो कितना आएगा? 15,000 इंटू 100 15 लैक्स। 15 लाख की लाइबिलिटी कम हो रही, 15 लाख की लाइबिलिटी कम हो रही, और एसेट कितना कम हो रहा है? आपने कितना पे किया? 95.5 एक्स इंटरेस्ट ही है वो। दो बोलो 15,000 इंटू 95.5, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है ना, प्रॉफिट है। 95.5 आपका एसेट है, 100 आपकी लाइबिलिटी है, तो प्रॉफिट होगा 4.5 पर डिबेंचर आपका प्रॉफिट है। इंटू 15,000 करो तो इसका प्रॉफिट आएगा 67,500। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? 67,500। ठीक है, तो लाइबिलिटी ज्यादा है, $67,500 प्लस वहां का क्या आएगा? अब यहां आपका नेट कॉस्ट कितना है यहां पे निकालो। 24,62,500 ये आपका नेट कॉस्ट है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 25,000। उसको डिवाइड करो तो आपका यहां नेट कॉस्ट है 98.5 पर डिबेंचर, पर ओन डिबेंचर्स। तो इसमें भी प्रॉफिट आएगा। लाइबिलिटी कम होगी 100 से और एसेट कम होगा 98.5 से, तो 1.5 रुपीज पर डिबेंचर आपका प्रॉफिट होगा। अब कुछ लोगों के मन में ये अटक गया होगा, जैसे गले में कुछ अटक जाता है ना, आपके दिमाग में अटक गया होगा कि सर यहां तो 101 है, तो बेटा वो कम इंटरेस्ट था, ना, कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हटा के आपका कितना कॉस्ट आ रहा है? 98.5। क्लियर है? तो मैं कॉस्ट के लिए क्या लूंगा? 98.5। क्लियर है? बोलिए कितना आएगा? 25,000 इंटू 100 ये आपका लाइबिलिटी है,
माइनस एसेट कितना है 25,000 इंटू 98.5, बोलो कितना प्रॉफिट आएगा। तो 1.5 इंटू सीधे 25,000 आप कर सकते हो, तो ये आएगा 37,500। क्लियर है? बोलो टोटल प्रॉफिट 1,05,000। आ रहा है क्या? सिंपल है, समझ गया तो सब सिंपल है, नहीं समझा तो फिर इजी इजी चीज भी डिफिकल्ट लगती है। क्लियर है? चलिए सर, तो मैंने आपको पूरा वर्किंग दे दिया है, फटाफट आप लिख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर लो। इसके सारे स्क्रीनशॉट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो सब जगह ध्यान देना, ठीक है, सब जगह ध्यान देना। तो मैंने यहां पे कम इंटरेस्ट था इसीलिए इसका अक्रूड इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट था। यहां एक्स इंटरेस्ट है तो यहां अक्रूड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये हमने अक्रूड इंटरेस्ट निकाला और फिर हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाला। अब इसको आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके पर डिबेंचर का भी कॉस्ट निकाल सकते हो। आपको आइडिया आ जाएगी कि प्रॉफिट है कि लॉस है। उसके लिए टोटलिटी में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटलिटी में भी जैसे अगर मैं निकालूं कि ये 24,62,000 है, इसको 25 लाख में से माइनस करोगे तो भी 37,500 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आप कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है? तो ये अक्रूड इंटरेस्ट की वर्किंग हो गई और फिर है ये आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये थे आपके सारे के सारे एमसीक्यू। अच्छा, एक और है, लास्ट एक और पढ़ लेते हैं। चलो, ये कन्वर्जन वाला है। ठीक है? तो मैंने ओन डिबेंचर्स का देखो ऑलमोस्ट सारा ही करवा दिया है और सब बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए हैं, तो कोई मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएगा कि सर आपने इजी इजी करवा दिए। सब लंबे लंबे क्वेश्चन लिए, सब लंबी लंबी वर्किंग्स आपको बता दी हैं, तो आई होप कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब आते हैं कन्वर्जन में। इसमें भी जो कन्वर्जन के लॉजिक्स हैं, एंट्री है, वो मैं पूरा आपको इसी के साथ बता दूंगा। क्लियर है? देखो, सबसे पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब मैं कन्वर्ट करके रिडीम कर रहा हूं, पार्टली और फुल्ली जो भी है, तो मैं डिबेंचर्स के बदले शेयर्स दे रहा हूं। तो इसमें ये क्या है? नॉन मॉनिटरी है। ये नॉन मॉनिटरी है। डिबेंचर्स वापस आएंगे और आप शेयर्स दोगे। अब जो रिडम्पशन है वो भी पार या प्रीमियम पे हो सकता है, और जो इशू हो रहा है, नए शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो, वो भी पार या प्रीमियम पे आ सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? दोनों पार प्रीमियम पे हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अगर 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 दोनों में पार पे लूं, दोनों पार पे लेता हूं, ठीक है, पार पे रिडम्पशन हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है, अमाउंट यहां पे नहीं लेते हैं, हम एंट्री पे ध्यान देते हैं। बोलो होगा क्या? अल्टीमेटली डिबेंचर्स वापस आएंगे। डिबेंचर्स वापस आएंगे, कैंसिल कर रहे हैं ना, तो डिबेंचर्स आएंगे, तो आप डिबेंचर्स को डेबिट करोगे, जो भी नाम होगा 12% डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे। ठीक है? और आप नए शेयर्स दोगे तो वो जाएंगे, इशू कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पार पे है तो ऐसा होगा। ठीक है? रिडम्पशन पार पे है, इशू भी पार पे है। फिर अगर रिडम्पशन पार पे है, नया जो शेयर इशू हो रहा है वो प्रीमियम पे है, तो क्या होगा? तो बस डिबेंचर तो सेम पार वैल्यू पे आएंगे, फेस वैल्यू पे, और बस यहां पे जब आप शेयर्स इशू करोगे तो आपको प्रीमियम बुक करना पड़ेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये आएगा फेस वैल्यू से, और जो प्रीमियम है वो आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्लियर है? तो ऐसा होगा। और अगर दोनों पार पे है, बोलो दोनों प्रीमियम पे है, दोनों के दोनों प्रीमियम पे है, तो क्या होगा? 12% डिबेंचर डेबिट होगा, ये आएगा फेस वैल्यू पे, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो फिर यहां पे डेबिट होगा। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, और टू फेस वैल्यू पे आप शेयर्स दोगे और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो क्रेडिट करोगे। ठीक है? तो माइंड में बाइफिकेशन करना है, मिक्स मत करो। जब मैं प्रीमियम डेबिट कर रहा हूं
वो रिडम्पशन का प्रीमियम है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे है कि नहीं वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कितना रिडम्पशन का प्रीमियम है वो भी दिया रहेगा। फिर जो नए शेयर दे रहे हैं उसका वैल्यूएशन भी दिया रहेगा कि वो पार पे दे रहे हैं कि प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो शेयर्स का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, और जो डिबेंचर का प्रीमियम है वो तो लॉस है, वो डेबिट होगा। तो माइंड में बस क्लियर कर लो, प्रीमियम प्रीमियम मतलब दो अलग अलग प्रीमियम है। एक इशू का प्रीमियम है जो हमारा प्रॉफिट होता है जिसको हम क्रेडिट करते हैं, और रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस होता है जिसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आता है क्वेश्चन पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ध्यान दो, एस लिमिटेड हैज इशूड 80,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 each redeemable on 31st December 2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। आ रहा है ख्याल में? दिया है ना, मतलब 100 रुपए का जो डिबेंचर है उस पे 20%, 100 का 20% कितना आएगा? 20। तो आप 100 रिडीम करने के लिए 120 पे करोगे। रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। फिर है कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शंस टू डिबेंचर होल्डर्स आउट ऑफ विच वन इज द कन्वर्जन देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। ठीक है, 3 अलग अलग ऑप्शन दिए, उसका भी क्वेश्चन हम कल देखेंगे कि भाई पार में ले लो या आप कुछ और कर लो, और फिर एक ऑप्शन रहेगा कि आप शेयर्स ले लो। तो वन ऑफ द ऑप्शन था शेयर्स ले लो, और कितने लोगों ने ये कन्वर्जन का ऑप्शन लिया है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3.5 पर शेयर। अब ये शेयर्स का प्रीमियम है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। क्लियर है? दिस ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय द होल्डर्स ऑफ 49,275 डिबेंचर। तो 80,000 जो आपके टोटल डिबेंचर है उसमें से 49,275 डिबेंचर होल्डर्स ने आपसे कन्वर्जन का ऑप्शन मांगा है। क्लियर है? अब आपसे पूछा है बताइए कितने इक्विटी शेयर इन लोगों को दिए जाएंगे, कितने इक्विटी शेयर इन लोगों को इशू किए जाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, काफी लोग फॉर्मूला याद करते हैं। अरे याद नहीं करना है भाई, लेन देन हो रहा है, लॉजिक ख्याल में रखना है। कितना देना है रिडम्पशन वैल्यू, कितना देना है रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक शेयर अगर देंगे तो कितना कंसिडरेशन माना जाएगा। यहां कैपिटल बढ़ाने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, वो जो लॉजिक मैंने रिडम्पशन और प्रेफरेंस में बताया था, बायबैक में बताया था, वो तो अलग था। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू क्यों करते थे? क्योंकि वहां कैपिटल बढ़ाना है, यहां थोड़ी कुछ कैपिटल बढ़ाना है, यहां तो पेमेंट करना है। और पेमेंट कितने पे होता है? इशू प्राइस पे। तो एक शेयर दूंगा तो कितना पेमेंट माना जाएगा, उससे डिवाइड करो। तो ऐसे कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ रिडम्पशन, वो आपको पता चल जाएगा। सिंपल है, बोलो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलो न्यूमरेटर क्या है? टोटल पैसा कितना देना है। व्हाट इज द रिडम्पशन वैल्यू? रिडम्पशन काय पे है? प्रीमियम पे है, लिखा हुआ है 20% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ये जिन लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उनको कितना देना है वो आप निकाल लो। बोलो कितने लोग हैं ये? 49,275। इनको आपको कितना पैसा देना है? 100 रुपए फेस वैल्यू के, 20 रुपीज प्रीमियम के, तो टोटल कितना देना है? 120। तो इंटू 120, ये क्या आ गया न्यूमरेटर कि अमाउंट कितना रिडीमेबल है, अमाउंट कितना पेएबल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक शेयर दूंगा तो कितना पेमेंट माना जाएगा? 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 3.5, यानी 13.5 एक शेयर का वैल्यू है। क्लियर है? बताइए कितना आएगा? 49,275 इंटू 120, इतना अमाउंट पेएबल है 59 लाख 13,000, 59 लाख 30,000 पे करना है, डिवाइडेड बाय 13.5, तो ये आएगा 4,38,000 इक्विटी शेयर्स। 4,38,000 इक्विटी शेयर्स। सर इतना इजी था? यस बेटा इतना इजी है, यस इतना ही इजी है। अब सर बता ही दीजिए कि इसका एंट्री क्या पास होगा। इजी इजी तो कर रहे हो, एंट्री बताओ। बोलो एंट्री क्या होगी। अब मुझे बताओ पहले तो कि डिबेंचर्स कितने वापस आएंगे, डिबेंचर्स कितने वापस आएंगे? 49,275। कितने पे आएंगे? फेस वैल्यू पे। बोलो डिबेंचर का रेट क्या है? 8%, तो 8% डिबेंचर्स भैया वापस आएंगे। 49,275 इनटू फेस वैल्यू दैट इज 100, तो कितना आएगा? 49,27,500। क्लियर है? अब आप इसको प्रीमियम भी दोगे तो वो डेबिट होगा। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन कितना? 49,275 पे 20 रुपीज,
20% लिखा था ना, 100 का 20% 20 रुपीज। बोलो कितना आएगा, 49,275 इंटू 20 रुपीज, तो ये आएगा 9,85,500। और ये दोनों मिला के वही आएगा जो मैंने बताया था, 9,13,000। ये दोनों मिला के वही आएगा न्यूमरेटर। ठीक है, यही है पूरा, हर चीज पे नजर रखो। ये टोटल यही आएगा। अब हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं शेयर्स। शेयर्स फेस वैल्यू पे जाते हैं, शेयर्स फेस वैल्यू पे जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी लॉ कहता है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स दे रहे हैं अब भी निकाला, 4,38,000, और 10 रुपए का है वो भी लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं भैया, सब क्वेश्चन में लिखा है। तो ये आएगा 43,80,000, और जो ऊपर का पैसा है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4,38,000 पे 3.5। बोलो 4,38,000 इंटू 3.5, तो ये आएगा 15,33,000। अब टोटल मैच कर लो डेबिट क्रेडिट की। बोलो पहले ऊपर का टोटल मारो, 49,27,500 प्लस 9,85,500, तो ये वही आएगा 59,13,000। क्रेडिट का टोटल मैच करो, 43,80,000 प्लस 15,33,000, दैट ऑल्सो कम्स टू 59,13,000। ठीक है, तो आपकी टोटल मैच हो गई। तो इस तरह से एंट्री पास होती है। मतलब इससे क्या टफ होगा, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, इशू भी प्रीमियम पे है, तो ये तो टफेस्ट हो गया ना कॉम्बिनेशन। तो आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया, बता दिया। अब आप फटाफट लिख लो। ये हो गया उसका फॉर्मूला, ये हो गया उसकी कैलकुलेशन, ये हो गई उसकी कैलकुलेशन। और ये है उसका जर्नल एंट्री, लिखो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए सर, तो आज का लेक्चर इतना ही था। ठीक है, पूरा रिडम्पशन का मैंने थ्योरी आपको बता दिया। जो थोड़ा बहुत रीड नहीं किया होगा आप रीड कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। डाउट्स आप हमारे ऐप पे पूछ लेना, अमित तल्डा क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, आप डाउट्स पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने सब बता दिया है, सारे लॉजिक्स बता दिए हैं, सारे बेसिक्स बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हमने दो मेथड्स पढ़ी। एक था हमने पढ़ा ओन डिबेंचर मेथड, ठीक है, फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, एंट्री भी बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया, पूरे वो अक्रूड इंटरेस्ट ये वो सब बता दिया, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। क्लियर है? और ओन डिबेंचर्स की कैंसिलेशन की एंट्री भी बता दी, एंट्री भी बता दी। बोलना नहीं सर बताया नहीं, बताया भैया, देख लो, दोनों में एंट्री भी बता दी, लॉजिक्स भी पूरे बता दिए। बैलेंस शीट में वो कैसे दिखते हैं वो भी बता दिया, इसमें यहां पे नहीं है, वो जो मैंने उस पर लिख के बताया था। ठीक है, ये मैंने ये भी बता दिया। ये सब आपको स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम में दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंट्री का लॉजिक यहां पे, एंट्री याद मत करना, सबसे मतलब गलत बात आप अकाउंट्स में क्या कर सकते हो, एंट्री याद करना, ये सबसे गलत बात है जो आप कर सकते हो। एंट्री समझो कि हमको करना क्या है, ट्रांजैक्शन या इवेंट क्या है वो समझो, बेसिक्स आपको समझ गए तो आप एंट्री खुद ही बना लोगे, एंट्री याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये बस आपको लॉजिक्स ख्याल में रखने हैं। क्लियर है? इससे आपकी कैंसिलेशन की एंट्री गलत नहीं होगी। फिर ठीक है, तो ये दो मेथड्स हमारे हो गए। ओन डिबेंचर्स मैंने आपको पूरे बता दिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करवा दिए, और हमने कन्वर्जन भी पढ़ लिया। अब कल जो है वो हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और एक है सिंकिंग फंड मेथड। दोनों के दोनों मैं आपके मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। मॉड्यूल में जो भी थ्योरी दी है उसके जर्नल एंट्रीज दिए हैं, सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दूंगा, और उसका दोनों का हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। यस, फुल क्वेश्चन भी देखेंगे, और पूरा सब देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंकिंग फंड पे ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, थ्योरी पे आ सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर है। मैं ओल्ड वालों की वजह से एक आध पूरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो कल मिलते हैं सर, कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि सिंकिंग फंड का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है। लेजर वेजर पढ़ाएंगे, लेजर के पूरे रूल्स बताने पड़ेंगे, हिडन एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, फिर उसमें इतने सारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस होते हैं, तो मजा बहुत आएगा, बट टाइम भी ज्यादा लगेगा और काफी चीजें काफी बार रिपीट भी करनी पड़ेंगी।
तो इसीलिए कल थोड़ा 2 या सवा 2 घंटे या इवन 2.5 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है, बट कल हम डिबेंचर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो कल मेनली फोकस विल बी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड एंड सिंकिंग फंड मेथड, और उसके अलावा कहीं कहीं मुझे कुछ कुछ लगा कि थ्योरी का पार्ट बताना है जो न्यू सिलेबस में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं याद से आपको कल ही बता दूंगा। क्लियर है? तो कल मिलते हैं सर 11:15 बजे वीजी स्टडी हब। ठीक है? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो डेफिनेटली सर लाइक किए बिना आप जाना नहीं। ठीक है? लाइक करके ही जाना, और कल भी 11:15 बजे कैलकुलेटर के साथ मेरा इंतजार करना। ठीक है? चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है? वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।